हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा जो कि यूपीएसआई के लिए होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। यानी इस संख्या का आपको इकाई अंक बताना है कितना होगा। तो देखिए, इकाई अंक के लिए जब भी निकालते हैं तो हमें किस पर फोकस करना पड़ता है, इकाई अंक पर ही फोकस करना है। जैसे यहाँ पर 6 है, इधर भी इस तरीके से आपको इकाई अंक ही ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 6 है, तो यहाँ 6 रख लीजिए। फिर इसका 6, फिर यहाँ 7, फिर 3, 3, 7 और 1, इनका आपस में गुणा करना है। देखिए इकाई अंक कितना मिलेगा, तो 6 गुणा 6 36, 36 का इकाई अंक 6 मिल जाएगा। 7 या 21 का इकाई अंक 1 मिल जाएगा, 21 का 1 मिल जाएगा, फिर 1 का 1 है ये। इनका फिर से आपस में गुणा कर लीजिए, तो इकाई अंक कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, 12,502 की पावर 149 के इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 12,502 के पावर 149, देखिए इकाई अंक निकालना है हमें। तो देखिए यहाँ पे कितना देखा, 12,502 की पावर कितना है, 149। जब भी हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो हमें यूनिट डिजिट पे ही फोकस करना है। तो यहाँ इसको हम ले सकते हैं 2 की पावर 149। इकाई अंक निकालने के लिए जो पावर होती है यानी जो घात होती है उसमें हम 4 से भाग करते हैं। जब इसमें 4 से भाग करेंगे तो हमें शेष पर कितना मिलेगा, 4 से भाग करने पर हमें शेष पर मिलेगा 1। तो उस पावर को जो शेष पर बचता है उसको हम पावर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, 4 से भाग क्यों करते हैं, क्योंकि हर चार पावर पे जो अंक होता है वो रिपीट होता है। ठीक, तो 2 की पावर कितना आया, 1। 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 ही होता है। तो इस पूरी संख्या का जो इकाई अंक बनेगा वो कितना बनेगा, 2 बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपको दे रखा है 13 गुणा 13 की पावर 3। ठीक है, भाग में दे रखा है ये। तो आपको पता है बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, पहले भाग करिए फिर गुणा करिए। तो भाग करेंगे तो इसका बट्टे में कितना जाएगा ये, यानी कि 169 गुणा 13 की पावर 3। ठीक है, गुणा में कितना रहेगा, 28,561 की पावर 2 और बराबर हो जाएगा 13 की पावर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को हम अपनी सुविधा के लिए x मान लेते हैं। ठीक है, हमें कुल मिला के x की वैल्यू चाहिए। अब आगे सॉल्व करिए इसको। देखिए 13 गुणा 13 कितना होता है, 169 होता है, और यहाँ पे भी 169 है। तो इसको लिख सकते हैं हम 169 की पावर 3, और बटे में आ जाएगा ये 169 की पावर 3 और 13 की पावर 3, क्योंकि गुणा में चीज़ों को अलग भी लिख सकते हैं। अब इधर आएगा आपका 28,561 की पावर 2 बराबर 13 की पावर x। अब देखिए इससे आपका एक बार कट जाएगा। ठीक, तो ऊपर बचेगा 1, बटे में आ जाएगा 13 की पावर 3। क्लियर, और यहाँ से ये जो 28,561 है ये होता है 13 की पावर 4 के बराबर। ठीक है, बराबर हो जाएगा 13 की पावर x। अब आप पता है ब्रैकेट के पास जो घाते होते हैं आपस में गुणा हो जाता है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 बटे 13 की पावर 3 गुणा 4 दूनी 8, यानी 13 की पावर 8 बराबर हो जाएगा 13 की पावर x। अभी ऊपर है ये नीचे है, तो इसको ले सकते हैं हम 13 की पावर 8 माइनस के 3, क्योंकि भाग में क्या होता है, घाते घट जाते हैं, बराबर 13 की पावर x। ठीक है, 8 माइनस के 3 कितना हो जाएगा, 5। 13 की पावर 5 बराबर 13 की पावर x। अब आधार समान हो तो घातों समान हो जाएंगी। जब आधार समान है तो तुलना करने पर घात भी समान हो जाएगी। यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5। x क्या था हमारा, क्वेश्चन मार्क था। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपसे पूछी थी जो कि कितनी आएगी, 5 आएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 0.557 के ऊपर बार है, फिर आपको 0.355 के ऊपर बार दे रखा है, फिर प्लस में 0.245 के ऊपर बार दे रखा है। इसको हमें सॉल्व करके भिन्न के रूप में लिखना है। तो देखिए 0.557 के ऊपर बार है, फिर 355 के ऊपर बार है, प्लस 0.245 के ऊपर बार है। ठीक है, तो जो प्लस वाला संख्या है जैसे ये है और ये, इसको जोड़ सकते हैं आप, और ये माइनस वाले को घटा सकते हैं। या फिर इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए पहले, फिर इसको बाद में जोड़ दीजिए। जैसे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 0.557 में से 0.55 बार घटाना है, तो कितना घटाएंगे, तो कितना बचेगा, इसमें इसको घटाएंगे तो ये बचेगा आपको 0.202 के ऊपर बार, क्योंकि 57 में से 55 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, प्लस
ये आपका आ जाएगा 0.245 के ऊपर बार। अभी दोनों प्लस के हो, इनको जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 0.247 के ऊपर बार। ठीक है, 45 और 2 कितना हो जाएगा 47। अब इसको हमें भिन्न में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे? तो देखिए जो संख्या लिखी है उसको लिख लीजिए पहले, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं उसको माइनस करना पड़ता है, बटे में क्या आएगा, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतना 99 आएगा, जिसके ऊपर बार नहीं है उतना 0 आएगा। ठीक है, क्या किया मैंने कि जो संख्या लिखनी है और लिखी हुई है वो पहले लिख लीजिए पूरी, जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है उतना माइनस होगा, जितने अंकों के ऊपर बार है उतने बटे में 9 आएगा, और जितने ऊपर बार नहीं उतना 0 आएगा। ठीक है, ऊपर बचेगा आपका, अच्छा ये 2 कितना होगा 4 होगा यहाँ पे। ठीक है, 447 माइनस के 4 हो जाएगा फिर। ठीक है, कितना जाएगा यहाँ पे 443 बटे में 990। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए अगला क्वेश्चन है 21/22 व 23/24 का लासापा निकालना है। जब संख्याएं भिन्न के रूप में दे रखी हैं तो लासापा कैसे निकालते हैं? तो लासापा का फॉर्मूला होता है अंश का लासापा बटे में हर का मासापा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर अंश क्या है? अंश है यहाँ पे 21 और 23, इनका आपको एलसीएम लेना है, और 22 और 24 का एचसीएफ लेना है। ठीक है, तो देखिए 21 और 23 दोनों सहवाद संख्या हैं, तो इनका एलसीएम कितना होगा? इन दोनों के मल्टीपल के बराबर, जो कि कितना होगा 483, और 22 और 24 का मासापा कितना होगा 2 होगा। तो आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा 483/2। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है यदि 13A बराबर 14B है, 11B बराबर 13C है, तो ABC का अनुपात बताइए। ठीक है, ABC का अनुपात बताइए। देखिए 13A बराबर है 14B, यहाँ से A और B का रेशियो निकालेंगे कितना आएगा 14/13। ठीक है, ऐसे ही 11B बराबर है 13C, यहाँ से B और C का रेशियो निकालेंगे कितना आएगा 13/11। तीनों का रेशियो निकालना है हमें। ठीक है, देखिए इसका एक शॉर्ट तरीका तो ये है कि जो A की वैल्यू होगी वो 14 के मल्टीपल में आएगी, B की वैल्यू 13 के मल्टीपल में आएगी, और C की वैल्यू 11 के मल्टीपल में आएगी। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर जो B है, जो कि 14, 13 और 11 के रूप में दे रखा है, यही एक ऑप्शन तीनों कंडीशन को फुल कर रहा है, बाकी कोई भी ऑप्शन आपको तीनों को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से डायरेक्ट आंसर आपका B निकल सकता है। बाकी इसको मैं डिटेल में समझाता हूँ आपको कैसे निकालेंगे। तो देखिए A और B का रेशियो दे रखा है 14, 13, B और C का 13 और 11, तीनों का अनुपात निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? A और B का अनुपात है 14, 13, तो यहाँ 14 लिखिए, यहाँ 13 लिखिए। B और C का कितना है 13 और 11, तो यहाँ 13 लिखिए, और यहाँ आ जाएगा आपका 11। ठीक है, इनका संयुक्त रेशियो निकालिए। देखिए यहाँ गैप खाली है तो यहाँ 13 लिख दीजिए, यहाँ सामने गैप खाली है तो यहाँ 13 लिख दीजिए। इनका आपस में क्या कर लीजिए गुणा, और जो संख्या इनमें कॉमन है वो काट दीजिए। 13 यहाँ पे है, 13 यहाँ पे है, और 13 यहाँ पे। तीनों में 13 कॉमन था, 13 काट दिया, कितना बचा यहाँ पे 14 आ जाएगा, यहाँ पे 13 का 13 आ जाएगा, यहाँ पे 11 का 11 आ जाएगा। तो ABC का जो संयुक्त अनुपात बनेगा वो कितना बनेगा 14, 13 और 11, जो कि आपको ऑप्शन नंबर B में दिया हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर B आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन है यदि 430 का 20% 540 के 40% से x% कम है तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपको बोला है 430 का 20%, 430 का 20% कितना होगा? तो आप कहेंगे 86 होगा। ठीक है, फिर बोला है कि 540 के 40% से, इन दोनों का निकालेंगे कितना आएगा आपका 216। आपको बोला है 86 जो है वो 216 से x% कम है, तो पहले हम निकालते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए कितना कम है, तो 216 में से 86 माइनस करेंगे कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपको 130। अब 130 कम है, किससे पूछा है 540 के 40% से, तो कितने परसेंट कम है होगा ये हमें निकालना है। प्रतिशत कमी बराबर, यानी जो कि x की वैल्यू होगी वो होगी हमारी 130 की कमी हो रही है, कितने पे हो रही है 216 पे, कितना परसेंट बनेगा 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका 60.18% आएगा, काट पीट करेंगे, जो कि आपको ए ऑप्शन में दे रखा था। वही आपकी क्या थी x की वैल्यू थी, यानी कितने परसेंट कम है x% कम है, x% वैल्यू कितनी है 60.18%। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट आंसर है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए, 4800 रुपये का 16 सही 2/3% का 0.25% का मान ज्ञात कीजिए। देखिए
4800 का 16.3%। तो देखिए 4800 का मतलब क्या होता है, गुणा होता है 16 से 2/3% का भिन्न रूप कितना होता है, 1/6 होता है। और 0.25% का भिन्न रूप कितना होता है, 1/400 होता है। इसको सॉल्व करना है हमें। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 6 से 8 बार, 4 से 2 बार, कितना आ जाएगा, 2 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट आंसर। क्लियर, आपको यहाँ पर सुविधा हो जाएगी यदि आपको परसेंटेज को भिन्न में चेंज करना आता है, वरना फिर आपको यहाँ पे एक स्टेप और लगेगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है, एक मोबाइल 4300 में खरीदा जाता है और 4945 में बेचा जाता है, लाभ परसेंटेज बताइए। तो क्रय मूल्य कितना है, यानी सीपी है आपका 4300, और विक्रय मूल्य है यानी एसपी है आपका 4945। तो लाभ कितने का हो रहा है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य, यानी एसपी माइनस के सीपी। 4945 में से 4300 घटा देंगे, कितना बचेगा, 645 बचेगा। ठीक है, कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बट्टे में क्रय मूल्य गुणा 100, यही फॉर्मूला होता है। लाभ हो रहा है 645 का, क्रय मूल्य है 4300, गुणा कर देंगे 100 का। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 43 से कितने बार कटता है, 15 बार कटता है। कितने परसेंट का लाभ आएगा, 15% का लाभ आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोबाइल को 7525 में बेचा जाता है 65% की हानि पर, और इसे 34,400 में बेचा जाएगा, तो लाभ परसेंटेज बताइए कितना होगा। देखिए मान लेते क्रय मूल्य कितना है, 100 है, तो जब इसको 65% की हानि पर बेचेंगे तो कितने बेचेंगे, तो आप कहेंगे 35 में बेचा जाएगा, क्योंकि 65% की हानि किसके बराबर होगी, 65 के बराबर होगी 100 पे, जो कि आपके 35 में फिर बेचा जाएगा। लेकिन एक्चुअल में कितना बेचा रहा है, तो बेचा जा रहा है 7525 में। ठीक है, तो 35 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7525, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 100 हमारा क्या था, क्रय मूल्य था, तो 100 क्रय मूल्य निकालना चाहें तो कितना निकल के आएगा, तो 3525 बटे में 35 आ जाएगा, गुणा कर देंगे 100 का। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो 35 से कटेगा आपका 35 दूनी 70, 5 बचेंगे, 35 का 25 17 बचेंगे, अब 35 पंजे 175, 215 गुणा 100 कितना हो जाएगा आपका 21500, यानी वस्तु को हमें क्रय मूल्य मिल गया 21500। अब 21500 वाली चीज़ कितनी बेची जा रही है, 34,400 में। कितने के लाभ पे बेची जा रही है, माइनस कर देंगे, 34,400 में से 21,500 माइनस कर दीजिए, लाभ निकाल लेंगे, कितना लाभ आ रहा है, तो ये आ जाएगा आपका 12,900। 12,900 क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ पूछा था कितने परसेंट का हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर आपको बताया था मैंने अभी, लाभ बट्टे में क्रय मूल्य, लाभ कितना है 12,900, क्रय मूल्य कितना है 21,500, और गुणा कर देंगे 100 का। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, और 43 से कटेगा, 43 पंजे 215 होता है, 43 से 129 होता है, 5 से कट जाएगा 20 बार, 20 दिया 60, कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा, 60% का लाभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन है, एक स्मार्ट टीवी को 1,55,000 में खरीदा गया है, इसके अंकित मूल्य में 35% की वृद्धि की गई है, यह अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा गया है, स्मार्ट टीवी पर लाभ परसेंटेज क्या है। देखिए हमें लाभ क्या चाहिए, परसेंटेज में चाहिए, तो हमें इस वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं। मान लेते हैं अंकित मूल्य कितना था, 100 था, 100 ही अंकित मूल्य था और 100 ही में खरीदी गई थी, तो सीपी और आपका अंकित मूल्य दोनों क्या है, समान ही। और 100 वाली चीज़ का कितना परसेंट बढ़ा दिया है, अंकित मूल्य को 35% बढ़ा के लिखा गया है, तो 100 का 35% 35 ही बढ़ेगा, अंकित मूल्य कितना हो गया, नया अंकित मूल्य हो गया 135। अब इस पर छूट कितने परसेंट की दी जा रही है, तो 20% की छूट दी जा रही है। आपको पता है जो छूट दी जाती है वो अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो 35 पर यदि हम 20% की छूट दे देंगे तो वो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 135 का 20% निकाल लीजिए, 135 का 20% होगा आपका 27 रुपये, तो कितना होगा 27। ठीक है, ये चीज़ आपको निकालना आना चाहिए, नहीं तो मैं आपको निकाल के यहाँ पर दिखा देता हूँ। 135 का 20%, 20 से कटेगा 5 पर, 5 से कट जाएगा 27 पर, यानी 27 रुपये की छूट दी जा रही है। 135 पर 27 की छूट दी जा रही है, इसका मतलब कितने बेची जा रही होगी, 108 में बेची जा रही है, यानी 100 वाली चीज़ को कितने बेचा जा रहा है, 108 में बेचा जा रहा है। कितने के लाभ पे बेचा जा रहा है, 8 के लाभ पे बेचा जा रहा है, कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा, तो लाभ परसेंटेज हो जाएगा आपका 8 का लाभ, क्रय मूल्य कितना माना था हमने, 100 ही माना था, तो कितने परसेंट का बनेगा, आप कहेंगे 8% का ही बनेगा। ठीक है, 100 पे 8 8% के बराबर ही होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है 7 वर्षों के लिए 27% प्रतिवर्ष की दर पर 21,950 पर साधारण ब्याज के तहत मिश्रण ज्ञात कीजिए, यानी कितना मिश्रण बन जाएगा। तो सबसे पहले हम ब्याज निकालते हैं। साधारण ब्याज की बात हो रही है तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे में 100। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन दे रखा है आपको 21,950, दर क्या है 27%, समय क्या है 7 वर्ष, बटे में आ जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, बाकी इसको गुणा करेंगे तो ये इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको करना ऐसे ही पड़ेगा। ठीक है, इनका आपस में गुणा कर लेंगे तो गुणा करने पे कितना आंसर आएगा, गुणा करने पे आपका आंसर बनेगा 41, 48 और 55। जब इसमें 10 का भाग कर देंगे तो यहाँ पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कुल मिला के जो आपको ब्याज मिला वो मिल जाएगा आपको 41, 48, 5.5। ठीक है, यहाँ पे गुणा करने में आपको टाइम जरूर लगेगा और कोई शॉर्ट तरीका इसका है नहीं। अब हमें चाहिए क्या, मिश्रण चाहिए। मिश्रण किसके बराबर होता है, मिश्रण होता है ब्याज प्लस मूलधन, ब्याज प्लस मूलधन के बराबर होता है। ब्याज कितना मिला आपको 41, 48, 5.5 यानी 41,485.5 और मूलधन कितना था हमारा 21,950। दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ने पर हमें कितना मिल जाएगा, हमें दोनों में जोड़ने मिल जाएगा 63, 43, 5.5, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है, कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है इसमें, बाकी फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूले पता रहता है। चलिए नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर पर 4750 रुपये की राशि पर 5 वर्ष में 950 रुपये का ब्याज मिलेगा। साधारण ब्याज की बात हो रही है, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, PRT अपॉन में 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे में 100। अब आपको ब्याज दे रखा है 950, मूलधन दे रखा है 4750, गुणा दर हमें निकालनी है, समय दे रखा है आपको 5 साल। ठीक है, सॉल्व करना है इसको, 0 से 0 खत्म, 5 से कटेगा 2 बार और ये आपका कट जाएगा 25 से काटिए, 25 दिया 75 और 20 बचेगा, 25 अट्ठे 200, 25 से ये काटिए, 25 से कम 25, 22 बचेंगे, 25 नंबर 225, 19 दूनी 38, 2 दूनी 4, आर की वैल्यू कितनी आ गई 4%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर प्रतिवर्ष 30% ब्याज पर उधार दी गई राशि 17,500 की राशि से 29,575 प्राप्त करने में कितने वर्ष लगेंगे। देखिए आपको यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, आपको दर दे रखी है यानी आर दे रखी है 30%, मूलधन दे रखा है आपको पी दे रखा है 17,500 और मिश्रण दे रखा है यानी ए दे रखा है आपको 29,575। चाहिए क्या, हमें समय चाहिए। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे इसको, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा चक्रवृद्धि ब्याज में, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज की पे क्वेश्चन है, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। ठीक है, आर क्या यहाँ पे दर है और एन क्या है समय। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ए दे रखा है, पी दे रखा है आपको, आर दे रखा है, एन हमें निकालना है, जिसमें वैल्यू रख देते हैं। तो ए की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए 29,575, पी की वैल्यू कितनी है 17,500, 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 30, 100 की पावर एन। ठीक है, अब आगे देखिए 0 से 0 खत्म और देखिए और क्या कटेगा, 25 से काट लीजिए इसको, 25 से कम 25। ठीक है, 4 बचेंगे, 25 से कम 25, 20 बचेंगे, 25 अट्ठे 200, 7 बचेंगे, 25 दिया 75 और 25 सत्ते 175। ठीक है, यहाँ बचेगा 10 से कम 203, 13, 13 बट्टे 10 की पावर एन। 7 से काटिए इसको 100 बार और 7 से कट जाएगा आपका ये 169 बार। 100 को इधर ले आइए, 169 बटे में 100 बराबर 13 बट्टे 10 की पावर एन। इसको लिख सकते हैं हम 13 बट्टे 10 की पावर 2। ठीक है, दोनों की तुलना करेंगे तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 2 मिल जाएगी। समय आपको मिल जाएगा 2 वर्ष, यही आपसे पूछा था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, किसी राशि में साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 60% की वृद्धि हुई है, तो समान ब्याज दर पर 2 वर्ष के बाद 49,500 पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए 4 वर्ष में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 60% की साधारण ब्याज की दर पर। 4 वर्ष में
60% की वृद्धि हुई है। आपको पता है कि जो साधारण ब्याज होता है वो इसमें समान समय में समान वृद्धि होती है, समान परसेंट की वृद्धि होती है। तो एक साल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो 60/4 यानी कि 15% की वृद्धि होगी। यानी आपको यहाँ से दर मिल जाएगी। दर कितनी परसेंट की होगी? 15%, क्योंकि एक साल में जो वृद्धि होती है वही दर के बराबर होती है। दर कितनी हो गई? 15%। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या? 2 वर्ष के लिए इसी तरह से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? कितने पे राशि पे? 49,500 राशि पे। तो आपको पता होना चाहिए 2 साल के लिए, 2 वर्ष के लिए 15% की दर से प्रभावी दर क्या बनेगी, यानी इफेक्टिव रेट क्या बनेगा? तो उसका फॉर्मूला होता है 15 + 15 + 15 × 15/100। ठीक है, वैसे तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन मैं आपको यहाँ करके बता देता हूँ। ठीक है, तो 15 × 15 30 और 225/100, यानी कि ये बन जाएगा आपका 30 + के 2.25, यानी कि 32.25%। ठीक है, यानी आपको 15% की दर से 2 साल का जो ब्याज मिलेगा वो इतने % मिलेगा। अब मूलधन कितना दे रखा है? 49,500। तो आप सीधे सीधे निकाल दीजिए 49,500 का 32.25%। 75 हटेगा बटे में 100 आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा बटे में 100 फिर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, 25 से काटिए 4 बार और 25 से ये कट जाएगा आपका 25 से कम 25 और कितना बचेगा? 7। 25 दूनी 50, 25 में 125, यानी आपका कुल मिला के बचेगा 495 गुणा 129 बटे में 4। तो इसको थोड़ा कैलकुलेशन करने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको करना ऐसे ही है। दोनों कैलकुलेशन करोगे तो कितना आंसर आएगा आपका? तो आपका आंसर बन जाएगा, देखिए 1596 3.75। ठीक है, क्योंकि आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 1596 3.75। यहाँ पे मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन करने में टाइम लग सकता है, बाकी आपका ये सिंपल कैलकुलेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए पिछले वाले का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी था। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? अवंतिका ने 24,000 रुपये के साथ एक व्यापार शुरू किया और भारद्वाज ने बाद में 36,000 के साथ में उसमें भागीदारी की। यदि वर्ष के अंत में लाभ दोनों में बराबर विभाजित हुआ है तो भारद्वाज ने उसमें कितने महीनों बाद भागीदारी की थी? देखिए अवंतिका ने कितने लगाए? अवंतिका ने लगाए 24,000 रुपये। कितने महीने के लगाए? पूरी साल के लिए, मैंने 12 महीने के लगाए। और भारद्वाज ने कितने लगाए? 36,000 रुपये। और हमें पता नहीं कितने महीने के लगाए, तब मान लेते हैं x महीने के लगाए। दोनों के द्वारा जो लगाया गया लाभ है बराबर है, इसका मतलब दोनों का जो हिस्सा है वो बराबर है, क्योंकि जो लाभ जो मिलता है वो हिस्से के हिसाब से मिलता है। दोनों का जो पैसा लगा हुआ है वो बराबर लगा हुआ है, तभी उनके द्वारा विभाजित जो लाभ है वो बराबर बटा हुआ है। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 12 से 3 बार, 3 से 8 बार। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आई? 8 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो भारद्वाज ने पैसा लगाया वो 8 महीने के लिए लगाया। आपसे पूछा कि भारद्वाज ने उसमें कितने महीने के बाद लगाया है, तो कितने महीने के बाद लगाया होगा? क्योंकि पूरी साल के लिए पैसा लगा हुआ है, तो कितने महीने के बाद लगाया होगा? तो 12 - 8 यानी कि 4 महीने के बाद में पैसा लगाया हुआ है। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्लियर? 8 महीने के लिए लगाया, लेकिन कितने महीने के बाद शुरू किया उसने लगाना? तो 4 महीने के बाद लगाना शुरू किया। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए क्वेश्चन है, 5 क्रमागत महीनों में एक पंसारी की 6535, 7027, 6955, 7330 और 6362 की बिक्री होती है। 600 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा छठे महीने में कितने की बिक्री की जानी चाहिए? देखिए 5 महीने तक बिक्री दे रखी है, छठे महीने की हमें बिक्री निकालनी और औसत बिक्री दे रखी है। आपको पता है औसत बराबर क्या होता है? योग बटे में संख्या। योग बटे में संख्या। ठीक है, 5 महीने का हमें औसत निकालना, औसत दे रखा है हमें 6600 बराबर योग कितना होगा? तो इन सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 65 35 प्लस के 7027 प्लस के 69 55 प्लस के 73 30 प्लस 63 62 और छठे महीने का हमने मान लिया x रुपये की बिक्री हुई है। और कुल मिला के कितने महीने? 6 महीने, तो 6 से आपको भाग करना पड़ेगा, तब जाके 6600 के बराबर होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिए आगे। तो ये तो आपका 6600 इधर रहेगा ही रहेगा, इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने पे कितना मिलेगा हमें? 34209। ठीक है, प्लस के x बटे में 6 का गुणा इधर हो जाएगा, 6 का गुणा इधर करेंगे कितना आ जाएगा आपका? 39600 बराबर 34209 प्लस के x। ठीक है,
एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, 34 209 इसमें से माइनस हो जाएगा, 39 600 में से 34 209 को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 5300, कुछ आंसर आएगा इसका 5391, इकाई अंक से भी निकाल सकते हैं इसको 5391, ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है। देखिए यूनिट डिजिट आपका सिर्फ एक ही में दे रखा था, एक, बाकी किसी में दे ही रखा, तो डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, देखिए क्वेश्चन दिया है, यदि 55, 60 और 65 छात्रों की 3 कक्षाओं के औसत अंक 55, 60 और 65 हैं, तो सभी छात्रों का औसत अंक ज्ञात कीजिए। देखिए क्लास में कितने छात्र हैं, 55 है, उनका औसत भी कितना दे रखा है, 55 ही दे रखा है, 60 वाली का 60 दे रखा है और 65 वाली का 65 दे रखा है, ये छात्र है, ठीक है, और ये आपके क्या है, अंक है, तो सबका योग कितना हो जाएगा, यदि एक छात्र के अंक, औसत अंक का मतलब क्या है, प्रत्येक के अंक 55 है, तो 55 छात्रों का योग कितना हो जाएगा, 55 गुणा 55, और यहाँ पे ऐसे 60 गुणा 60, यहाँ पे 65 गुणा 65, ठीक है, 55 गुणा 55 कितना होता है, तो ये होता है आपका 30 25, ये कितना होता है 3600, ये हो जाएगा आपका 42 25, ठीक है। सभी के अंकों का योग कितना होगा, तो इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ने में कितना मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा 10,850, ठीक है, और कुल छात्र कितने हैं, तो कुल छात्र हैं आपके 180। अब पूरी क्लास सभी का औसत चाहिए था, तो सभी का औसत कैसे निकालेंगे, औसत बराबर योग बटे में संख्या, योग कितना है 10,850, संख्या कितनी है 180, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने मिल जाएगा आपको 60.277, ठीक है, बस सिंपल भी है, काट पीट करूँगा तो आसानी से कट जाएगा, 18 का भाग करेंगे, 18 6 108, ना जाने का 0, फिर 5 उतारेंगे तो 18 36, ठीक है, इस तरीके से आप आराम से भाग भी कर सकते हो, ऑप्शन नंबर जो टी है वो आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है 2 पुरुष और 3 लड़के एक कार्य को 405 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के उसी कार्य को 324 दिनों में कर सकते हैं, 5 पुरुष और 5 लड़के उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। देखिए 2 मेल हैं और 3 बॉयज हैं, मिला कितने दिन में काम करते हैं, तो ये करते हैं 405 दिन में काम, ठीक है, इतने आदमी इतने दिन में काम खत्म करते हैं। इसी प्रकार से आपको दे रखा है कि 3 मेल हैं और 2 लड़के हैं, ठीक है, कितने दिन में काम खत्म करते हैं, तो 324 दिन में, ठीक है, ये भी पूरा काम खत्म हो रहा है, ये भी पूरा काम खत्म हो रहा है, दोनों एक ही काम है, तो हमने दोनों को बराबर बराबर रख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से हम संबंध निकालेंगे एम और बी का, तो 405 दूनी कितना होता है 810 है, प्लस 405 गुणा 3 कितना हो जाएगा 1215, ठीक है, ऐसे इसमें गुणा करिए, तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 972 एम प्लस के 648 बी, ठीक है, 972 एम इधर, 810 एम को इधर ले जाइए और बी को इधर ले आइए, ठीक है, 1215 बी में से 648 बी को माइनस कर दीजिए, बराबर इधर 972 एम था, इसमें से आप 810 को माइनस कर दीजिए, इसमें इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा, तो देखिए 15 में 60 गए तो 7 बचेगा, और 10 में 60 6 बचेगा, और आपका 11 में 5 बचेगा, ठीक है, यहाँ बचेगा आपका 90 और 162, ठीक है, ये बचेगा आपका 81 से काटिए 2 बार कटेगा, 81 से कटेगा 7 बार, यानी 7b बराबर हो जाएगा आपका 2m, ठीक। अब देखिए ये तो हो गया इन दोनों का संबंध, अब हम कुल काम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अब देखिए हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी, अब इक्वेशन में यदि हम आदमी के अकॉर्डिंग रखेंगे, यानी कि यदि हम सॉरी यहाँ पे m आएगा ना, यदि हम m की वैल्यू रखेंगे तो हमें m के हिसाब से b के हिसाब से काम मिल जाएगा, ठीक है, उसी हिसाब से फिर हमें लास्ट में रखना पड़ेगी वैल्यू, देखिए कैसे करेंगे वो थोड़ा देखिए, ये पूरा काम था ना ये वाला, ये भी पूरा काम था, चाहे इसमें रख लीजिए चाहे इसमें रख लीजिए, एक ही बात पड़ेगी, तो आपको दे रखा था 2m की जब हम कितना रखते हैं 7b, 2m की जब आ जाएगा आपका 7b प्लस के 3b गुणा है आपका 405, यानी कि 7 और 3 10, 10b गुणा 405, ये आपका इतना काम है, कुल काम कितना है इतना, इस काम को आप किससे करवाना चाह रहा है, वो 5 पुरुष और 5 लड़के से, यानी 5 मेल प्लस के 5 बॉयज से करवाना चाह रहा है, तो
तो 1 m की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी आपको, क्योंकि हमें b के रूप में चाहिए, तो 1 m की भी जो वैल्यू होगी वो 7/2 b के बराबर होगी। 5 गुणा 7/2 b प्लस के 5b। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। 2 का गुणा इधर हो जाएगा, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 10 और 35 45, 45/2b। ठीक है, कुल मिला के लड़के कितने मिल जाएंगे आपको, कुल मिला के लड़कों की संख्या होगी 45/2b। और कुल काम कितना है, इतना। इसको सॉल्व करिए, कितने दिन लग जाएंगे, दिन हो जाएंगे। कुल काम कितना है 10b गुणा 405 बटे में, काम करने के लिए आदमी कितने हैं 45/2b। b से b कैंसिल। ठीक है, 45 से कट जाएगा आपका 9 बार, और 9 × 90, 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा, 90 दूनी 180। ठीक है, कुल मिला के कितने दिन लगेंगे, तो 180 दिन लगेंगे। किनको, 5 पुरुष और 5 लड़कों को काम करने के लिए। ठीक है, इस तरह के सवालों को आपको इस तरह से करना है। क्लियर, 180 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ए एक कार्य को 1170 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 2340 दिनों में करता है। एक साथ कार्य करते हुए वे इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, देखिए टाइम इन वर्क का क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे इसको। आपको दे रखा है, ए करता है 1170 दिनों में और बी करता है आपका 2340 दिनों में। ठीक है, दोनों का जो समय दे रखा होता है उसका हम एलसीएम लेते हैं। 1170 और 2340 का एलसीएम कितना आएगा, 2340 ही आएगा। 2340 कुल काम हो गया हमारा। ठीक है, कुल काम हम कितना मानते हैं, दोनों के एलसीएम के बराबर। कुल काम हो गया 2340, जिसको एक 1170 दिनों में करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 2340 में 1170 का भाग कर देंगे, 2 यूनिट पर डे काम करता होगा। ऐसे भी 1 यूनिट पर डे काम करता होगा। कुल मिला के दोनों मिला के एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 यूनिट काम करेंगे। और काम करना कितना है, हमें 2340 काम करना है। तो कितना समय लग जाएगा ए प्लस बी को, ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 यूनिट। तो कुल समय कितना लगेगा, टोटल काम कितना है 2340 है, तो टाइम लग जाएगा आपका 2340 बटे में 3, यानी कुल काम बटे में एक दिन का काम। 3 से काटिए, 30 7 21 और 3 8 24, 780 दिन का समय लग जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, एक कार 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे लगाती है। यदि वह दूरी 2 से 1/2 घंटे यानी 2.5 घंटे में तय करती है, तो कार की चाल कितनी होगी। दूरी कितनी है 180 किलोमीटर, इसी दूरी को 2.5 घंटे में तय करना चाहता है, तो कितना समय लगेगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। समय बराबर दूरी बटे 4। अब पूछा क्या है, आपको पूछा चाल, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। तो देखिए समय दे रखा है आपको 2.5 घंटे और दूरी दे रखी है 180 किलोमीटर। चाल हमें निकालनी, जिसको हम x मान सकते हैं। ठीक है, 2.5 से काटिए, पॉइंट हटेगा, बटे में कितना जाएगा 10। 5 से काटिए 2 बार, 5 से कटेगा 5 बार, और 5 से कट जाएगा ये 36 बार। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 36 गुणा 2 यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, देखिए क्वेश्चन है, ललिता 6 मीटर प्रति सेकंड चल सकती है अथवा 25 मीटर प्रति सेकंड साइकिल से चला सकती है। यानी पैदल चलती है 6 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से और साइकिल से चलती है 25 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। यातायात के दोनों माध्यम का प्रयोग करते हुए उसे 650 मीटर की दूरी तय करने में 45 सेकंड लगते हैं। तो ललिता ने कितने समय साइकिल चलाई थी। यानी पैदल चलती है 6 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। ठीक है, 6 मीटर प्रति सेकंड, और साइकिल से चलती है 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यदि हम इसकी एवरेज स्पीड निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, 650 मीटर चलती है 45 सेकंड में, तो स्पीड बराबर क्या होता है, यानी चल बराबर दूरी बटे समय होता है। चल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी दे रखी है इसने, 650 मीटर, समय लगा रहा है 45 सेकंड। इसको सॉल्व करें थोड़ा सा, तो देखिए ये कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 9 बार और 5 से कट जाएगा 130 बार, यानी इसकी ओवरऑल जो स्पीड आ गई वो कितनी आ गई, 130 बटे में 9 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आप इसको एलिगेशन से कर सकते हो। एलिगेशन से कैसे करेंगे, देखिए इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों डिफरेंस यहाँ आएगा, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आएगा। करिए जरा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 130 बटे में 9 माइनस के 6, और यहाँ आ जाएगा आपका 25 माइनस के 130 बटे में 9। ठीक है,
तो आगे सॉल्व करिए, तो 25 निम्न 225, 225 में 130 घटाएंगे कितना बचेगा 95 बटे में 9, और यहाँ आ जाएगा आपका 9 × 54, तो हो जाएगा 46 प्लस के 30 यानी कि 76 बटे में 9। दोनों का अनुपात निकाल लीजिए, 9 से 9 खत्म, 19 चौक 76, 19 पंजे 95, यानी इनके द्वारा जो लिया गया समय है उसका रेशियो निकल के आ गया 5:9। कुल मिलाकर समय कितना लिया जा रहा है, तो 5 और 4 9 यूनिट समय लिया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना समय लिया जा रहा है, तो 45 सेकेंड। कितना समय लिया जा रहा है, 45 सेकेंड। 9 यूनिट की वैल्यू 45 सेकेंड है। पूछा किसका था, साइकिल से। साइकिल का समय कितना है, 4 सेकेंड, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 9 की 45 से तो 1 की 5 होगी, और 4 की कितनी जाएगी 20 सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए क्वेश्चन। देखिए ये आपको बार ग्राफ दे रखा है। ग्राफ विभिन्न स्कूलों ABCD और E के विभिन्न संगीत वाद्य यंत्रों बजाने वाले छात्रों की संख्या के बीच का तुलनात्मक प्रतिनिधित्व करता है। यानी 5 तरह के स्कूल हैं, इनमें वाद्य यंत्र बजाने वाले छात्रों की संख्या दर्शाता आता है, और छात्रों की संख्या किसमें दे रखी है, सैकड़ों में दे रखी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है सभी स्कूल में कितने विद्यार्थियों ने गिटार बजाए। गिटार वाले की संख्या हमें बतानी है। गिटार वाला कौन सा है, पहला वाला, ये वाला ग्राफ गिटार का है, और ये ब्लैक वाला आपका कीबोर्ड का है, और ये वाला आपका वायलिन का। हमें गिटार वाली संख्या बतानी है। पहले में कितने हैं, 12 हैं, फिर आपका 15 है, फिर आपका 9 है, फिर आपका 13 है, फिर आपका 11 है। इन सबको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 12 15 27 और 9 36, 36 और 13 49 और 11 60, यानी 60, और प्रत्येक की संख्या किसमें, सैकड़ों में, तो 100 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6000। तो 6000 लोगों ने गिटार बजाया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा, सभी स्कूल से वायलिन बजाने वाले चयन करने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या बताइए। इन जितने वायलिन बजाने वाले हैं उनका औसत आपको बताना है। तो पहले आप संख्या निकाल लीजिए। वायलिन वाला कौन सा, ये वाला, यानी कि 9। ठीक है, यानी कि 9 हो जाएगा, 9 प्लस के 7 प्लस के हो जाएगा आपका 6 प्लस के 12 प्लस के 10। इन सबको जोड़ लीजिए, 9 7 16 22 और 12 34 होता है 44, 4400, क्योंकि हमें सब संख्या किसमें दे रखी है, सैकड़ों में दे रखी है। कितना हो जाएगा 4400 हो जाएगा। औसत चाहिए, तो औसत कितने स्कूल हैं इसमें, 5 स्कूल है, 5 से भाग कर दीजिए, तो 4400 में 5 से भाग कर देंगे, कितना औसत आ जाएगा आपका 880, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, औसत बराबर क्या होता है, संख्या योग बटे में संख्या। संख्या कितनी है, 5 स्कूल है, तो 5 से भाग कर दीजिए। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है। अगर कमरे की लंबाई दे रखी है 15 मीटर, तो कमरे का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए लंबाई चौड़ाई में कितने का अनुपात है, 5:4 का। ठीक है, 5 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 15 मीटर, जो कि इसका 3 गुना है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका 3 गुना, यानी कि 12 मीटर। ठीक है, क्षेत्रफल पूछा है आपसे, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है इसकी 15, चौड़ाई कितनी है 12, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना जाएगा 180 मीटर स्क्वायर, जो कि आपको बी ऑप्शन में दे रखा था। सिंपल सवाल था, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। भूखंड का क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर है। भूखंड की परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। लंबाई है, एक चौड़ाई है। लंबाई जो है चौड़ाई की 3 गुनी, चौड़ाई को हमने एक्स मान लिया, तो कितनी हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब इनका क्षेत्रफल दे रखा है 768 मीटर स्क्वायर। आपको पता है क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 3x गुणा x, जो कि बराबर हो जाएगा 768 मीटर स्क्वायर। 3 से काटिए, कितने में कटेगा 256 बार। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 256, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 256 का वर्गमूल, यानी कि 16। x की वैल्यू 16 है, चौड़ाई आपको 16 मिल गई, और 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 3 48। ठीक है, यानी आपको लंबाई 48 मीटर मिल जाएगी, चौड़ाई आपकी 16 मीटर हो जाएगी। पूछा क्या था, परिमाप। परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी है, लंबाई 48 है, चौड़ाई कितनी है 16 है। 48 प्लस 16 64, 2 गुणा 64 कितना हो जाएगा 128 मीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए क्वेश्चन है, अगर पी ए बराबर 1/2 है, पी बी अपॉन ए बराबर 1/3 है, पी ए और बी का पता करें।
देखिए क्वेश्चन में कहा है पी ए बराबर 1/2, हमें निकालना क्या, पी ए और बी, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें निकालना है। तो ये किसके बराबर होता है, पी ए इंटू पी बी अपॉन ए के, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा, पी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/2, पी बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/3, तो पी ए इंटरसेक्शन बी यानी पी ए और बी कितना हो जाएगा, 1/6, यही आपसे पूछा था, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी अपॉन ए, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कथन और निष्कर्ष वाला। कथन दे रखा है, निष्कर्ष आपको निकालना है। देखिए कैसे करते हैं इन सवालों को। कथन में बोला है कि कुछ बलूत बरगद है, कुछ बलूत क्या है, बरगद। एक आपका बलूत बना लेते हैं, कुछ बलूत क्या है, बरगद। कुछ का साइन कैसे होता है, ऐसा आधा से कुछ शामिल वाला, ये क्या हो जाएगा आपका बरगद, ठीक है। फिर कह रहा है सभी बरगद क्या है, ताड़ है, सभी बरगद ताड़ है, ठीक है, ये आ जाएगा आपका ताड़ का। फिर कुछ ताड़ क्या है, वृक्ष, कुछ ताड़ क्या है, वृक्ष। इस तरीके से आपने बना दिया। अब पूछा क्या, कुछ बलूत ताड़ है, कुछ बलूत ताड़ है, तो ये ताड़ के रेंज में आ रहा था ना बलूत वाला, ये वाला जो था, ये वाला जो हिस्सा है बलूत का, ये वाला, ये ताड़ के रेंज में आ रहा था। इसका मतलब पहला निष्कर्ष आपका सही है। कुछ वृक्ष बरगद है, कुछ वृक्ष बरगद है, बरगद के रेंज में आ रहा था क्या, वृक्ष बरगद के रेंज में नहीं आ रहा था, ठीक है। इसका मतलब दूसरा कथन हमारा निष्कर्ष जो है गलत हो जाएगा। सिर्फ एक ही निष्कर्ष हमारा बनना है, और जो जब एक बनना हो तो हमें कौन से पर टिक करना होता है, केवल एक वाले पर, यानी ए वाले पर टिक करना है। एक इसमें ऑप्शन नंबर ए में ही है, ठीक है। पहला ही ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, यानी आपको इन स्टार की जगह पे ऐसे 3 चिन्ह रखने हैं जिससे कि समीकरण आपका संतुष्ट हो जाए। तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लाएंगे तो आपको दिखेगा कि 12 3 36 और प्लस 4 40 के बराबर हो जाएगा। यानी पहले आपका गुणा आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे आपका बराबर हो जाएगा, गुणा प्लस बराबर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपके चिन्ह यहाँ पे बन जाएंगे, जिससे कि 12 3 36 प्लस 4 करेंगे तो 40 के बराबर आपका बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इसमें आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है। इनकम का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, यहाँ दर्पण लगा हुआ है, तो इधर देखेंगे दर्पण में तो क्या दिखेगा, तो ई का उल्टा दिखेगा, जबकि आपको यहाँ पे ई का सीधा दे रखा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, और यहाँ पे तो आई दे रखा है तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। शुरुआत किससे होगी, ई के उल्टे से, जो कि आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, बाकी का चेक करने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है प्रश्न में शब्दों को पुनर्व्यवस्थित करें और वो विकल्प खोजें जो पुनर्व्यवस्थित शब्द के अर्थ के समान है। यानी आपको इसको पहले तो अरेंज करना है, रीअरेंज करना है, उसके अलावा उसका हमें सिनोनिम्स बताना है, समान शब्द वाला बताना है। तो जब इसको हम अरेंज करेंगे तो बनेगा हमारा इम्पैक्ट। क्या बनेगा, इम्पैक्ट। इसका सिनोनिम क्या बनेगा, तो इनमें सिनोनिम आपका फेलर, लॉस, पेज और कोलाइजन। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, एक तरह का धक्का होता है, ठीक है। इसका आप सिनोनिम लगा सकते हैं कोलाइजन से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिएगा, ये आपको सीरीज दे रखी है, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पे 1 है, फिर पहला जो अंक है वो दूसरे स्थान पर पहुँच गया है, फिर अंक फिर तीसरे स्थान पर पहुँच गया है, तो अंक कहाँ आ जाएगा, फिर चौथे स्थान पर पहुँचेगा, ठीक है, जो कि आपको दे भी रखा है। यहाँ पे 1 है, 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया, तो फिर अगला स्थान कौन सा आएगा, तो 1 का गैप हो रखा है, 1 3 5 7, अगला स्थान कौन सा आएगा, 7 का, जो कि 2 ऑप्शन में दे रखा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिर देखा बी दे रखा है, बी के बाद में यहाँ पे एच दे रखा है, एच के बाद में एन दे रखा है, कितना कितना जोड़ा गया है, तो आप कहेंगे बी से एच तक जाने में हमें 6 को जोड़ना पड़ेगा, एच से एन पे जाने के लिए हमें 6 को जोड़ना पड़ेगा, अगले स्थान पर जाने के लिए हमें 6 को जोड़ना पड़ेगा। एन प्लस 6 कितना होता है, 20, 20 का मतलब कितना हो जाएगा, टी। तो पहला जो अंक होगा वो हमारा कितना बनेगा, टी बनेगा, कितना बनेगा, टी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। बाकी का हमें मैच करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। ये आपको लेटर दे मतलब शब्द दे रखे हैं, आपको बताना अगला शब्द कौन सा होगा। देखिए क्या कॉमन सेंस लगाया गया है इसमें, क्या लॉजिक लगाया गया है वो देखिए। देखिए ये आपका एक शब्द लिखा हुआ पूरा, इसके बाद ये शब्द लिखा हुआ है, फिर ये और ये 5 शब्द आपको दे रखे हैं। इनमें लॉजिक क्या लगाया हुआ है,
तो ये जो आपको पहला शब्द लिखा हुआ है, इसके बाद में आपको ये शब्द लिखा हुआ है, इसमें से यदि हम ए काट दें और बाई काट दें तो हमें ये शब्द आपका, ये वाला शब्द आपको यहाँ लिखा हुआ दिखेगा। ऐसे ही इसमें से यदि ओ काट दें और टी काट दें तो ये पूरा शब्द आपको यहाँ लिखा हुआ दिखेगा, यानी कि शुरू का और एंड का एक लेटर काट दिया गया। ठीक है, अब इस पे से हम यहाँ पहुँचे, इस पे से हम यहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, अब इसको, इसमें से यदि हम बी को काटते हैं और एम को काटते हैं तो हमें ये पूरा शब्द आपको यहाँ लिखा हुआ दिखेगा। अब इसमें से भी काटना पड़ेगा, एम को काटते हैं और सी को काटते हैं तो ये वाला शब्द कहाँ दिखेगा आपको। अच्छा ठीक है, हाँ देखिए इसमें से ओ काटने के बाद हमें ये मिल गया था ना। अब इसमें से हमें लास्ट वाला हमें मिलना है, मतलब जो हमारा आंसर होगा वो मिलना है। इसमें से हम क्या करते हैं, एम काटते हैं और सी काटते हैं तो कितना मिल जाएगा, हम आई एन ओ, और मतलब ये वाला लेटर मिलना चाहिए पूरा। देखिए क्या है ये, यहाँ पे ही दे रखा है, बी ऑप्शन में आपको दे रखा है। देखिए एक बार और देख लीजिए। देखिए पहले में से हमने ए और बाई काटा तो हमें तीसरा वाला मिल गया। ठीक है, यानी इसका संबंध हमने इससे निकाल दिया, इसका संबंध हमने इससे निकाला था। ठीक है, यानी इसमें से ओ और टी काट के हमें ये मिल गया था। अब इसका संबंध हमने किससे निकाला, इससे, और एम काट दिया, बी काट दिया तो हमें ये वाला मिल गया था। इसका संबंध किससे निकलेगा, नेक्स्ट वाले से, तो इसमें से हम एम काट देंगे, सी काट देंगे तो हमें नेक्स्ट जो इसके आगे आएगा उससे संबंध बनेगा। तो इसका मतलब आई एन ओ एच वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। आपको दे रखा है वेस्ट का संबंध 75 से है तो ईस्ट का संबंध किससे होगा। देखिए क्या लॉजिक लगा है इसमें, वेस्ट के अंकों का योग जोड़िए पहले। डब्ल्यू का स्थान होता है 23, ई का होता है 5, एस का होता है 19 और टी का होता है 20। इन सबको जोड़ें कितना आएगा, 65 आएगा। कितना आएगा, 67 आएगा। ठीक है, 67। लेकिन हमें दे कितना रखा है, 75 दे रखा है, तो इसमें हम कितने और ऐड करते हैं, 8 और ऐड कर दें। देखिए क्या ये लॉजिक इधर बैठ रहा है। तो ईस्ट का होता है 5, इसका 1, इसका 19 और इसका 20। कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 45। सबका योग कितना बैठेगा, 45। इसमें हमें कितना और ऐड करना पड़ेगा, 8। 45 से 8 53। क्या ऑप्शन में 53 है, तो है। तो इसका मतलब इसमें कौन सा लॉजिक बैठा है, सबके अंकों का योग कर लीजिए और लास्ट में 8 को ऐड कर दीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सुजा उत्तर की ओर चलती है 5 किलोमीटर। मान लेते हैं यहाँ से हम चलाते हैं, उत्तर की ओर चलती है कितना, 5 किलोमीटर। फिर चलती है दाईं ओर मुड़ती है और 9 किलोमीटर चलती है। ये 9 किलोमीटर चल गई। ठीक है, फिर चलती है वो उत्तर की ओर 5 किलोमीटर, फिर चलती है उत्तर की ओर 5 किलोमीटर। ठीक है, और फिर पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चल जाती है। कितना चलती है, पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 9 किलोमीटर है तो थोड़ा कम चलाइएगा, 5 किलोमीटर। ठीक है, फिर कह रहा है फिर वह अंत में दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलती है। दक्षिण की ओर कितना चल जाती है, 10 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5, यहाँ से यहाँ तक भी 5 है। लेकिन जब ये दक्षिण की तरफ चलेगी तो कहाँ जाएगी, बिल्कुल इसके बराबर में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि 5 यहाँ चल गई, 5 यहाँ चल गई। ठीक है, अब पूछा क्या है कि वो आरंभ बिंदु से कितनी दूर है। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, 9 थी, जिसमें से 5 यहाँ तक चल चुका है तो ये दूरी कितनी बची, 4 बची। जितनी ये दूरी होगी उतनी ही आपकी ये दूरी होगी, तो ये दूरी भी कितनी बचेगी, 4 ही बचेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल सवाल है, आपको बस ध्यान से देखना है। नेक्स्ट देखिएगा। देखिए विभागवार विद्यार्थियों का परसेंटेज यांत्रिक एवं सिविल विभाग में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो आपको एक कॉलेज का वो दे रखा है पाई चार्ट, इसमें छात्रों की संख्या दे रखी है टोटल 22,200। इसमें आपको बताना क्या है, यांत्रिक एवं सिविल यानी मैकेनिकल और सिविल में कितने छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, टोटल छात्र कितने हैं, 22,200। देखिए सिविल में कितने 20% है और मैकेनिकल में कितने 19%, यानी कुल मिलाकर कितना होगा 39%। तो यांत्रिक और सिविल वाला पूछा था तो 22,200 का कितना निकालना है आपको, 39% निकालना है। निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4758। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट आंसर बनेगा। 9 दूनी 18, इक्यावन कितना आएगा, 8 आएगा, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए क्या कह रहा है। फिर कह रहा है कि ई यानी कि ये वाला विभाग में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ई में कितने परसेंट है, 16%। तो 16% निकाल दीजिए, 22,200 का 16% कितना हो जाएगा। देखिए 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35 और 16 कम 16 3 19, 1952 आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं 1952। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा।
नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन है और एक और दो से संख्या के दो तर्क दिए गए, ठीक है, कथन और तर्क वाला है। आपको बताना कौन सा तर्क इसमें प्रबल है, ठीक। कथन दे रखा, क्या सरकार को कला पर रुपए खर्च करने चाहिए, यानी जो आर्ट होता है उस पर रुपए खर्च करने चाहिए। इसके पीछे तर्क दे रखे हैं दो। हाँ, कला किसी के जीवन में गुणवत्ता लाती है, बिल्कुल सही बात है, कला जीवन में गुणवत्ता लाती है, इसलिए सरकार को पैसे खर्च करने चाहिए। दूसरा का तर्क कह रहा है नहीं, किसी व्यक्ति के जीवन में गुणवत्ता जीवन में एक अच्छे अवसर से प्राप्त होती है, किसी मूर्ति से नहीं। ये वाली बात तो इसमें गलत दे रखी है। सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही तर्क मजबूत हो रहा है, पहला वाला। अब पहले वाले के लिए आपको कौन सा विकल्प पर जाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए पे। और ए ऑप्शन कौन से विकल्प में दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है, ठीक। 39 देखिएगा, कथन दे रखा है पी और क्यू जेड के माता पिता हैं, यानी जो पी और क्यू हैं वो किसके माता पिता हैं, जेड के माता पिता हैं। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, पी जेड का पिता है। पी जेड का पिता है, बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि पी और जेड के क्या है, जेंडर क्लियर नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्यू जेड की माता है, तो इसका भी जेंडर क्लियर नहीं है, तो ये भी हमारा निष्कर्ष नहीं निकल सकता। यानी दोनों ही निष्कर्ष हमारे नहीं निकल रहे हैं, ना तो एक और ना ही दो। डी ऑप्शन हमारा किस में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है स्पेक्ट्रल सेट का। बस 1665 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, तो 1665 दे रखा है। 1665 में आप किससे भाग करिए, 4 से। 4 से भाग करने में कितना शीर्ष पर मिलेगा आपको, 1 शीर्ष पर मिलेगा। जब भी आपको 1 शीर्ष पर मिलेगा तो आपको कितने वर्ष जोड़ने, 6 वर्ष जोड़ने। तो 1665 प्लस के 6 कितना हो जाएगा, 1671। 1671 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। अभी आपके बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आने हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।